नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की दुनिया में 1951 से लेकर 2017 तक। हाँ, ये सफर शुरू हुआ था आजादी के ठीक बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में और इसकी प्रेरणा सोवियत मॉडल से ली गई थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रहीं और बीच-बीच में कुछ वार्षिक योजनाएं भी आईं। तो चलिए सीधे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 से शुरू करते हैं। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये मॉडल क्या था, थोड़ा संक्षेप में बताएंगी? देखिए, हेराल्ड डोमर मॉडल का मतलब मूल विचार ये है कि आर्थिक विकास दर दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो देश कितनी बचत कर रहा है और दूसरा उस बचत यानी पूंजी का कितनी कुशलता से इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। आजादी के बाद भारत के पास पूंजी तो कम थी, तो इस मॉडल के हिसाब से बचत बढ़ाने और उसका सही निवेश करने पर जोर देना स्वाभाविक था। और पहली योजना का मुख्य फोकस था कृषि और सिंचाई। ये तो समझ आता है, उस वक्त देश खाने के लिए काफी हद तक मतलब आयात पर निर्भर था। बिल्कुल, इसीलिए भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं शुरू हुई ताकि खेती के लिए पानी का इंतजाम हो सके। हाँ। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 1953 में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना और 1955 में चेन्नई में रेल डिब्बे बनाने वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी स्थापित हुई। दिलचस्प बात यह है कि विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन हासिल हुई 3.6%। ये तो उम्मीद से काफी बेहतर था। हाँ, ये शुरुआत अच्छी थी। इसने दिखाया कि योजनाबद्ध तरीके से काम करने से नतीजे मिल सकते हैं। कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ शिक्षा और बुनियादी ढांचे की नींव रखना भी एक तरह से दूर की सोच थी। इसी बुनियाद पे दूसरी योजना 1956-1961 ने रुख बदला। अब फोकस भारी उद्योगों पर आ गया। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। ये पहले वाले से कैसे अलग था? महालनोबिस मॉडल आप कह सकती हैं भारतीय परिस्थितियों के लिए ज्यादा उपयुक्त था। इसने घरेलू स्तर पर भारी उद्योगों जैसे स्टील, मशीनरी इनको प्राथमिकता दी ताकि देश लंबी अवधि में आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा। पहली योजना अगर खाने का इंतजाम कर रही थी तो दूसरी योजना देश की औद्योगिक क्षमता बनाने पर केंद्रित थी। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, एक तरह से आत्मनिर्भरता का राजनीतिक संकल्प भी था। और इसी के तहत वो बड़े स्टील प्लांट लगे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। जी हाँ, बिल्कुल। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी की मदद से, भिलाई छत्तीसगढ़, सोवियत संघ की मदद से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन की मदद से। विदेशी सहयोग से औद्योगिक ताकत बनाना उस समय अहम था। साथ ही जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई और तकनीकी शिक्षा के लिए आईआईटी कानपुर, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे जैसे संस्थान खुले। मतलब एक तरफ भारी उद्योग, दूसरी तरफ जमीनी लोकतंत्र और उच्च शिक्षा। काफी महत्वाकांक्षी लगता है। विकास दर लक्ष्य 4.5% के करीब 4.5% रही। हाँ, ये योजना भारत के औद्योगिक और तकनीकी भविष्य के लिए काफी अहम साबित हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हालात हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलते। जैसा तीसरी योजना 1961 से 1966 में हुआ। इसका आधार था सुखमय चक्रवर्ती का आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल जिसे कहते हैं। पर यह योजना तो बुरी तरह असफल रही। लक्ष्य 5.6% विकास का था, मिला सिर्फ 2.4%। ऐसा क्यों हुआ? इसकी बड़ी वजह थी बाहरी संकट। 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और ऊपर से 1965-66 में भयानक सूखा भी पड़ा। इन सब ने मतलब अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। हाँ, वो तो है। सारे संसाधनों का रुख रक्षा और राहत कार्यों की ओर मोड़ना पड़ा। तो क्या ये माना जाए कि बाहरी संकटों के सामने ऐसी केंद्रीकृत योजनाएं हमेशा थोड़ी कमजोर साबित होती हैं? हमेशा कमजोर कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं किसी भी योजना को पटरी से उतार सकती हैं, खासकर जब अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत ना हो। हालांकि इस मुश्किल दौर में भी कुछ अहम काम हुए, जैसे बोपारो झारखंड में एक और स्टील प्लांट की नींव पड़ी। 1964 में यूटीआई और आईडीबीआई बने। अच्छा, यूटीआई और आईडीबीआई भी तभी बने? हाँ, और 1965 में एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, जो आज भी अनाज खरीदता और बांटता है, और कृषि कीमत आयोग, जो बाद में सीएसीपी बना, उसकी भी स्थापना हुई। अच्छा, मतलब विफलता के बावजूद कुछ जरूरी संस्थाएं बनी।
और इसी विफलता के कारण अगला दौर योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहलाता है, 1966 से 1969 तक। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, बल्कि एक साल की छोटी योजनाएं बनाई गईं। अर्थव्यवस्था को संभालने और जो तात्कालिक जरूरतें थीं, उन पर ध्यान देने का समय था ये। इस दौरान 2 बड़ी चीजें हुई। एक तो 1966 में रुपए का अवमूल्यन, मतलब उसकी कीमत विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम करना, और दूसरा 1966-7 में हरित क्रांति की शुरुआत। हाँ, अवमूल्यन का मकसद तो निर्यात बढ़ाना और भुगतान संतुलन सुधारना था, पर उसके नतीजे मिले जुले रहे। लेकिन हरित क्रांति, जिसके जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, वो सच में गेम चेंजर साबित हुई। अच्छा। खासकर गेहूं और चावल की नई किस्मों और बेहतर तकनीक से उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस ब्रेक के बाद आई चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इसे DR गाडगिल मॉडल भी कहते हैं। इसमें कुछ बड़े और शायद विवादास्पद कदम भी उठाए गए। हाँ, इस दौर में सरकार का समाजवादी झुकाव साफ दिखता है। जुलाई 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। तर्क ये दिया गया कि इससे बैंकिंग सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचेंगी और सरकारी योजनाओं के लिए पैसा मिलेगा। फिर 1969 में ही MRTP एक्ट आया, जिसका घोषित उद्देश्य था कि कुछ ही कंपनियों के हाथ में आर्थिक ताकत जमा ना हो। और बफर स्टॉक की बात भी इसी समय शुरू हुई, मतलब अनाज जमा करके रखना। जी, हरित क्रांति से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ जाए या फसल खराब हो जाए तो दिक्कत हो सकती थी। इसलिए सरकार ने अनाज खरीद कर भंडार बनाने शुरू किए, ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके और कीमतें भी स्थिर रहें। समझ गया। और इसी दौरान 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति भी शुरू हुई, जिसने वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में मदद की। बैंक राष्ट्रीयकरण, MRTP, बफर स्टॉक, श्वेत क्रांति और पहली बार परिवार नियोजन पर राष्ट्रीय स्तर पर जोर भी दिया गया। काफी कुछ हुआ इस दौरान, लेकिन विकास दर लक्ष्य 5.5% से कम 3.3% रही। हाँ, कई नई पहलें हुई जिनके दूरगामी प्रभाव पड़े। राष्ट्रीयकरण और MRTP जैसे कदमों पर बहस तो आज भी होती है, लेकिन उस समय की सोच यही थी कि राज्य को अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। 5वीं योजना 1974 से 1978 का नारा तो बहुत मशहूर हुआ, गरीबी हटाओ। इसका मॉडल DP धर ने तैयार किया था और लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। बिल्कुल, यहाँ फोकस सीधे गरीबी पर था। इसके लिए कई कार्यक्रम भी शुरू हुए, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम और काम के बदले अनाज योजना। 1977-78 में गरीबों में भी जो सबसे गरीब थे, उनके लिए अंत्योदय कार्यक्रम भी शुरू हुआ। और इसी दौरान मई 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया। लेकिन एक और बड़ी घटना हुई। जून 1975 में देश में आपातकाल, इमरजेंसी लगा दी गई। हाँ, आपातकाल का असर निश्चित तौर पर योजना के माहौल और उसके कार्यान्वयन पर पड़ा होगा, और फिर ये योजना अपने 5 साल पूरे होने से पहले ही 1978 में खत्म कर दी गई। क्यों? विकास दर तो लक्ष्य 4.4% से ज्यादा 4.8% थी। फिर वजह राजनीतिक थी। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार की इस योजना को रोक दिया। अच्छा, और फिर आया अनवरत प्लान यानी रोलिंग प्लान 1978 से 1980। ये क्या कॉन्सेप्ट था? इसे स्वीडिश अर्थशास्त्री गुनार मिर्डाल ने लोकप्रिय बनाया था और भारत में DT लकड़वाला ने लागू करने की कोशिश की थी। इसका आइडिया ये था कि पंचवर्षीय योजनाओं की तरह 5 साल के फिक्स टारगेट रखने के बजाय हर साल योजना की समीक्षा की जाए और अगले कुछ सालों के लक्ष्य जरूरत के हिसाब से बदले जाएं। मतलब प्लान में ज्यादा लचीलापन हो। लेकिन ये ज्यादा चला नहीं, सिर्फ 2 साल? नहीं, सिर्फ 2 साल ही चला। 1980 में कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आए और उसने रोलिंग प्लान को खत्म करके फिर से छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 शुरू कर दी। तो छठी योजना का फोकस फिर से गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाने पर था। इस दौरान कुछ अहम संस्थागत चीजें हुई। हाँ, अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ
और सबसे महत्वपूर्ण 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। हाँ, नाबार्ड तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में कर्ज और विकास के लिए एक शीर्ष संस्था बनी, जो आज भी बहुत अहम है। साथ ही निर्यात आयात को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक भी 1982 में ही बना। और रोजगार के लिए कई खास कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे IRDP, ट्राइसेम, NRP वगैरह। इनके नाम तो बहुत सुने हैं। हाँ, ये अलग अलग समूहों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जैसे गरीब परिवार, ग्रामीण युवा, भूमिहीन मजदूर, ताकि उन तक सीधे मदद पहुंचाई जा सके। रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष का पैमाना भी इसी दौरान अपनाया गया और ये योजना काफी सफल रही। लक्ष्य 5.2% था और हासिल हुआ 5.7%। इसके बाद आई 7वीं योजना 1985 to 1990। इसमें आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय को साथ लाने की बात की गई। रोजी रोटी उत्पादकता का नारा भी दिया गया। हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने पर जोर था, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना था कि इसका फायदा समाज के सभी वर्गों को मिले। उदारीकरण की आप कह सकती हैं हल्की सी आहट भी यहाँ महसूस होती है। इस दौरान भी कुछ जरूरी चीजें हुई। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया ग्राहकों के अधिकारों के लिए, और 1988 में सेबी की स्थापना हुई। हाँ, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। एक तरह से ये भविष्य के आर्थिक सुधारों की नींव तैयार कर रहा था। अच्छा। उधर स्पीड पोस्ट सेवा 1986 शुरू हुई और गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना 1985-86 और जवाहर रोजगार योजना 1989 जैसे कार्यक्रम भी आए। ये योजना भी काफी सफल रही। लक्ष्य 5% था और प्राप्ति 6.1% हुई। लेकिन फिर 1990 के बाद 2 साल का ब्रेक आ गया, 1990-1992। इस बार क्या वजह थी? इस बार संकट ज्यादा गहरा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। भुगतान संतुलन का बहुत बड़ा संकट था। राजनीतिक अस्थिरता भी थी। हालात इतने खराब थे कि देश को सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। और इसी संकट से निकलने के लिए आए 1991 के वो मशहूर आर्थिक सुधार, LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिन्हें राव मनमोहन सुधार भी कहते हैं। बिल्कुल, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ था, एक वाटरशेड मोमेंट। इसने लाइसेंस राज को काफी हद तक खत्म किया, निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले और अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। योजना बनाने का पूरा नजरिया ही बदलने वाला था इसके बाद। हाँ, और इसी दौरान 1991 में रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन भी किया गया। जी। तो इन सुधारों के साये में शुरू हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। अब फोकस किस पर था? मुख्य लक्ष्य था मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास पर जोर। ये माना गया कि आर्थिक सुधारों का फायदा उठाने के लिए लोगों को सक्षम बनाना जरूरी है। ये जॉन W. मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस दौरान बच्चों के लिए स्कूलों में मिड डे मील स्कीम, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम 1995 शुरू हुई। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बना और 73वें 74वें संविधान संशोधन लागू हुए। हाँ, WTO की सदस्यता भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था से और गहराई से जुड़ने का प्रतीक थी। और विकेंद्रीकरण यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और अधिकार देना, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। और सुधारों का असर दिखने लगा था शायद। विकास दर लक्ष्य 5.6% से काफी बेहतर 6.8% रही। हाँ, इसे काफी सफल योजना माना जाता है। 9वीं योजना 1997-2002 का लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। मतलब ग्रोथ तो हो पर उसका फायदा सबको मिले। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान देश को फिर बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण शक्ति 98 किया गया, जिसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगे। फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद क्या बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र पर काम जारी रहा? हाँ, सड़कों पर बड़ा काम शुरू हुआ, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम NHDP और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान 2000 की शुरुआत हुई। अच्छा। हालांकि विकास दर लक्ष्य 6.5% से थोड़ी कम 5.4% रह गई थी। 10वीं योजना 2002-2007 ने भी सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास का लक्ष्य रखा, लेकिन इसमें टारगेट्स को ज्यादा स्पष्ट और मापने लायक बनाया गया, है ना? हाँ, बिल्कुल।
जैसे शिक्षा और मजदूरी में लिंग भेद 50% कम करना, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को एक निश्चित स्तर तक लाना, और सबसे बड़ा कदम था फरवरी 2006 में नरेगा का लागू होना। हाँ, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये तो बहुत चर्चित रहा है। जी, ये एक कानूनी अधिकार था जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार पाने का हक मिला। ये दुनिया की सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है। इसने ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी कम करने में अहम भूमिका निभाई। और इस योजना की विकास दर भी लक्ष्य 8% के काफी करीब 7.6% रही। हाँ, 11वीं योजना 2007 से 2012 में एक नया शब्द जुड़ा, समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। लक्ष्य था तेज और अधिक समावेशी विकास। ये समावेशी का क्या मतलब था यहाँ? समावेशी विकास का मतलब है कि विकास का फायदा समाज के सभी वर्गों, खासकर पिछड़े और वंचित तबकों तक पहुंचे। ये सिर्फ औसत विकास दर बढ़ाने की बात नहीं थी, बल्कि ये देखना था कि विकास कितना बराबरी से बट रहा है। अच्छा। इसके लिए गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई पैमानों पर महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए, जैसे गरीबी अनुपात 15% पर लाना, शैक्षिक बेरोजगारी 5% कम करना, MMR को 100 और IMR को 28 प्रति 1000 तक लाना। इसी दौरान नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी किया गया 2009, और साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 भी शुरू हुआ। वित्तीय समावेशन के लिए स्वाभिमान योजना 2011-12 भी आई। विकास दर भी लक्ष्य संशोधित 8.1% के करीब 7.9% रही। हाँ, ये दिखाता है कि अब सिर्फ आर्थिक विकास दर ही नहीं, बल्कि विकास कितना समावेशी है, ये भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। और फिर आई 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012-2017। इसके लक्ष्य में एक और शब्द जुड़ा, सतत, यानी सस्टेनेबल। तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। हाँ, सतत शब्द का जोड़ना बहुत अहम है। ये दिखाता है कि अब पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाने की चिंता भी योजना का औपचारिक हिस्सा बन रही थी। शायद जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंताएं भी इसका एक कारण थीं। इसके लक्ष्यों में गरीबी को 10% और कम करना, गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना, वन क्षेत्र बढ़ाना, सभी गांवों तक सड़क और बिजली पहुंचाना और 90% परिवारों को बैंकिंग से जोड़ना शामिल था। वित्तीय समावेशन पर जोर जारी रहा। इसी दौरान सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में भेजने के लिए DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना 2013 और रसोई गैस सब्सिडी के लिए पहल योजना 2015 भी शुरू हुई। स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि इस दौरान भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बचत करने वाले देशों में था और बचत दर को GDP का 33.6% तक ले जाने का लक्ष्य था। लेकिन विकास दर लक्ष्य, जो पहले 9% था फिर 8% हुआ, के मुकाबले हासिल हुई सिर्फ 6.7%। हाँ, और यही आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया। तो योजना आयोग से नीति आयोग का ये जो बदलाव हुआ, ये क्या दिखाता है? नियोजन के तरीके में क्या बदलाव आया? देखिए, ये नियोजन के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत था। पंचवर्षीय योजनाओं वाला जो टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब जिसमें केंद्र योजना बनाता था और राज्य उसे लागू करते थे, उसकी जगह नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में देखा गया। अच्छा, एक थिंक टैंक। हाँ, जो राज्यों के साथ मिलकर सहयोगात्मक संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दें और सरकार को दीर्घकालिक रणनीतिक सलाह दें। इसमें राज्यों की भूमिका ज्यादा सक्रिय मानी गई। तो इस पूरे सफर को देखें, पहले योजना के कृषि फोकस से लेकर 12वीं के सतत और समावेशी विकास तक, इन योजनाओं की विरासत क्या है? आप क्या कहेंगी? देखिए, इन योजनाओं ने आज़ादी के बाद भारत को एक दिशा दी, इसमें कोई शक नहीं। प्राथमिकताएं बदलती रहीं, पहले बुनियादी ढांचा और उद्योग, फिर गरीबी और रोजगार पर सीधा हमला, फिर मानव विकास और सामाजिक न्याय, फिर बाजार सुधारों को अपनाना और आखिर में समावेशी और सतत विकास पर जोर। हाँ, ये सच है कि लक्ष्य हमेशा हासिल नहीं हुए। कई योजनाएं उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी, लेकिन इन्होंने देश के सामने कुछ राष्ट्रीय लक्ष्य रखे, संसाधन जुटाने की कोशिश की और विकास की एक रूपरेखा तो तैयार की ही। नीति आयोग के आने से योजना बनाने का तरीका बेशक बदला है, लेकिन इन 6 दशकों की योजनाओं के जो अनुभव हैं और सबक हैं,
वो आज भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत बताता है कि 12वीं योजना के समय भारत की बचत दर दुनिया में सबसे ऊंची थी, जीडीपी का लगभग 34%। आज जब हम एक बिल्कुल अलग वैश्विक और घरेलू आर्थिक माहौल में हैं, तो सोचने वाली बात है, क्या बचत का वो स्तर आज भी कायम है? और क्या वो बचत दर आज की तेज रफ्तार विकास की जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के लिए काफी है? खासकर जब हमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। इस पर जरूर सोचिएगा।